गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं नीट 2021 के कंप्लीट केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करूंगा। तो इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। और हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और हम लोग ये भी देखेंगे कि किस टॉपिक का क्या वेटेज रहा है इस साल के पेपर में। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय इज। तो टिंडल इफेक्ट देखो, बड़ा सुंदर सी घटना है भाई। लाइट को अगर आप क्या करते हो बोलो, कोलाइडल सॉल्यूशन से पास थ्रू करते हो, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं बोलो, लाइट को स्कैटर्ड करते हैं और आपको चमक दिखाई देती है। या कमरे का रोशनदान अगर आप देखते हो तो उसमें लाइट जो आती है उसमें जो पार्टिकल्स दिखते हैं आपको, तो उसमें कैसे चमक दिखती है आपको। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो टिंडल इफेक्ट की बात कर रहे हैं वो रिलेटेड टू सोल्यूशन। अब वो कौन से सोल्यूशन शो करेंगे, तो ये ट्रू सोल्यूशन नहीं शो करते हैं। ये कौन शो करता है बोलो, कोलाइडल सोल्यूशन शो करते हैं। क्योंकि कोलाइडल सोल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो क्या है बोलो, उनका साइज बड़ा होता है। लेकिन ट्रू सोल्यूशन में जो सॉल्यूट का साइज है वो बहुत छोटा होता है, तो वो लाइट को स्कैटर्ड उतना नहीं कर पाएगा। तो जो स्टार्च है, आप जानते हो स्टार्च तो पॉलीमर है और वो बड़े मालिक्यूल हैं। अगर मैं सोडियम क्लोराइड और इनसे रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये तो बनाएगा आपका क्या बोलो, कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बनाएगा ये, कोलाइडल, इट विल फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। और ये सभी क्या बनाएंगे बोलो, ट्रू सॉल्यूशन। ये क्या बनाएंगे बेटा बोलो, दे विल फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। इसलिए ये क्या हो गया बोलो, स्टार्च इज राइट। मतलब यहां पे आपको एक बात नोट करने वाली है, टिंडल इफेक्ट is only shown by colloidal solution, not by true solution। बोलो बेटा, ठीक है ये? तो इसमें बहुत सिंपल सी बात थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पीकेबी ऑफ डाइमेथाइलेमाइन जो कि एक बेस है, और पीके ऑफ एसिटिक एसिड जो कि एक एसिड है। तो ये बेस और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, यहां पे आपको इनके फार्मूले से नहीं मतलब, आपको पता बेस है, ये एसिड है, और बेस और एसिड रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, तो ऑब्वियसली बेस और एसिड रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बोलो, दे विल फॉर्म सॉल्ट। और अगर मैं बोलूं एसिटिक एसिड, कैसा एसिड है एसिटिक एसिड, तो विनेगर में, आप विनेगर देखो हम लोग खाने में यूज करते हैं, विनेगर में एसिटिक एसिड ही होता है ना। तो क्या वो स्ट्रॉन्ग एसिड है? नो, इट इज अ वेरी वीक एसिड। तो ये वीक एसिड है। और एमाइंस भी, अगर आर्हीनियस, एनी आर्हीनियस अगर बेस है तो उसको आर्हीनियस करें, अगर कोई लेविस बेस है तो उसको हम क्या मानेंगे बोलो, वीक ही बेस मानेंगे। तो यहाँ पे ये वीक बेस और ये वीक एसिड का क्या बना रहा है बोलो, सॉल्ट बना रहा है। और इसके लिए आयनिक में हमने पीएच कैलकुलेशन के लिए फार्मूला दिया है। अगर याद हो फार्मूला आपको, डायरेक्ट फार्मूला गिवन है, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। इसके लिए जो फार्मूला है, पीएच इक्वल्स टू 7 प्लस पीकेए माइनस पीकेबी डिवाइडेड बाई 2। यस या नो? देखिए ये फार्मूला बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है बेटा, कोई इसमें वो नहीं है। अगर वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट बनता है तो वो जो सॉल्ट बनता है उसका पीएच का फार्मूला ये हो जाएगा। तो अब इसमें वैल्यू रख लीजिए आप, 7 प्लस क्या दिया हुआ है बोलो, पीके की वैल्यू इसमें गिवन है एसिटिक एसिड का, दैट इज 4.77 माइनस इसकी क्या वैल्यू गिवन है बोलो, 3.27 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये देख लो क्या आ जाएगा भाई, ये हो गया आपका 7 प्लस ये 7 में से 7 जा क्या हो गया 0, 7 में से 2 जा कितना हो गया 5, और 4 में से 3 ये, और ये 2। कितना आसान है और कितना सुंदर सा आंसर आ रहा है। देखो ये हो गया 0.75 और इस तरह से 7.75, और ये अच्छा सा आंसर देखो भाई, कितना सुंदर सा आंसर आ गया है 7.75। वेरी सिंपल है ना, सिर्फ फार्मूला बेस्ड है। देखो टोटल ये किसका है बोलो, इट इज एनसीईआरटी बेस्ड,
नीट तो आप जानते हो एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। ओके बेटा, डन है ये? बोलो भाजी, डन? तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि ट्राइटियम, अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, एमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल। तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप आपको पता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और एक चीज बेटा यहाँ पे भी बताना चाहूंगा मैं आपको, ये अगर आपको याद हो तो इसमें न्यूट्रॉन हो गया 0, इसमें 1 है और इसमें क्या है बोलो 2 है। आपको याद है अगर एनपी रेशियो इंक्रीज होता, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इंक्रीज होने के साथ साथ न्यूक्लियस बिकम अनस्टेबल, और न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो रेडियो एक्टिव होगा, वो अल्फा बीटा गामा डीके करेगा, ऐसा बोलो ठीक है ना, रेडियो एक्टिव। तो अब इसमें जो भारी आइसोटोप है, हैवियर आइसोटोप है, वो टी है, ये रेडियो एक्टिविटी शो करता है, हाइड्रोजन का ये जो आइसोटोप है। अब आप मुझे बताओ रेडियो एक्टिविटी में क्या डीके क्या करता है, क्या इमिट करता है वो? क्या न्यूट्रॉन इमिट होता है? रेडियो एक्टिविटी में ऐसा बोलते हैं न्यूट्रॉन इमिट करता है। अरे न्यूट्रॉन इमिट कहाँ करता है? अगर इफ वी वांट टू मेक सम एनी न्यूक्लियस टू क्रिएट आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, तो हमें उसमें न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कराना पड़ता है, तब जाके वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी डेवलप होती है। लेकिन मैं ये कहूँ कि रेडियो एक्टिविटी में न्यूट्रॉन इमिट होता है तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसमें एक क्या इमिट नहीं कर, कौन सा पार्टिकल इमिट करेगा ये पूछ रहा है ये। तो कौन सा पार्टिकल इमिट करेगा? तो देखो गामा रेडिएशन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो कभी रेडिएशन कर ही नहीं सकता। अब बात आती है बोलो फॉलोइंग इमिट पार्टिकल। अब ये किसकी बात कर रहा है? पार्टिकल्स की बात कर रहा है। अब मुझे बताओ न्यूट्रॉन तो पार्टिकल ही, चलो न्यूट्रॉन तो इमिट होता नहीं है रेडियो एक्टिविटी में, और गामा क्या है? गामा क्या पार्टिकल है कि इट इज वेरी लो वेवलेंथ रेडिएशन, जो कि मोटी मोटी चद्दर को भी क्या करता है बोलो, क्रॉस कर जाता है, आयरन को सीट को भी क्रॉस कर जाएगा। तो गामा तो पार्टिकल है नहीं, ये होगा नहीं। अब बच गया अपना बीटा और अल्फा। अब अल्फा तो आप जानते हो, अल्फा इज इक्वल्स टू 2He4, या मीन्स अल्फा में 2 प्रोटॉन है। अल्फा इज इक्वल्स टू हीलियम न्यूक्लियस ना, 2 प्रोटॉन। अब ड्यूटेरियम में तो एक ही प्रोटॉन है, तो वो 2 प्रोटॉन कहां से निकालेगा भाई? 2 इलेक्ट्रॉन कहां से? यहां पे बीटा भी गिवन है, तो बीटा माइनस, आप जानते हो बीटा जब इमिशन होगा तो वेदर देयर इज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और देयर इज इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव या फिर निगेटिव। तो इसमें बताओ 2 प्रोटॉन कैसे इमिट हो सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन कैसे इमिट हो सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ही हाइड्रोजन में कितने हैं बोलो? ट्राइटियम में इलेक्ट्रॉन ही कितना है? 1 है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो? 3rd इज राइट ऑप्शन। बीटा तो, अल्फा तो कभी इमिट कर ही नहीं सकता क्योंकि वो तो 2 प्रोटॉन के बराबर है। इज इट क्लियर? ठीक है, डन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट। अभी कह रहा है कि एक रिएक्शन गिवन है, द फॉर द रिएक्शन A to B, ये A से B एक रिएक्शन हो रहा है। कह रहा है इंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, इंथैल्पी चेंज क्या दिया हुआ है? -4.2। ओहो अच्छा, -4.2 दिया भाई, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक है? ठीक है, एक्सोथर्मिक है। अब कह रहा है कि इंथैल्पी ऑफ अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी भी दिया हुआ है दोस्त। एक्टिवेशन एनर्जी 9.6 किलो जूल पर मोल गिवन है। ओके जी। अब कह रहा है कि करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन। अब ये जान लो कि ये रिएक्शन में क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू माइनस में दिया है, तो रिएक्शन ऑब्वियसली डेल्टा एच कैसे निकालते हो आप? प्रोडक्ट की इंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की इंथैल्पी। इसका मतलब अगर ये माइनस में वैल्यू है डेल्टा एच की, तो प्रोडक्ट की इंथैल्पी कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इन दोनों की एनर्जी क्या दी है बोलो? सो यहाँ पे डेल्टा एच क्या है बोलो? हियर डेल्टा एच इज 0 है, तो 0 तो नहीं, माइनस में आना चाहिए। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या दिया है बोलो? पॉजिटिव। यहाँ भी डेल्टा एच की वैल्यू क्या दिया है बोलो? पॉजिटिव। ये ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या है बोलो? निगेटिव, जो कि ट्रू है। यही है ना, डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है, रिएक्शन के लिए दिया है। तो ये कितना आसान है देखो, ये आपका 4th ऑप्शन इज राइट, 4th ऑप्शन इज राइट। बोलो डाउट है? ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था।
केवल देख के आप बता सकते थे। तो इसमें केवल हमें क्या देखना था बोलो, कि किस रिएक्शन में डेल्टा एच निगेटिव हो रहा है, बस ये देखना था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। अच्छा, विविध भारती। तो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट वन फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। अच्छा, फ्रीक्वेंसी दिया है, चलो ठीक है भाई, किलो हर्ट्ज में दिया है। ओके ओके। द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाई ट्रांसमिटर। वेवलेंथ पूछ रहा है, और इस तो कुछ भी नहीं करना आपको बेटा। E इक्वल टू आप जानते हो एच सी अपॉन लिम्डा, और ये एच न्यू भी जानते हो, ये एच एच काट दो, तो क्या हो गया बोलो, C अपॉन लिम्डा इक्वल्स टू क्या, न्यू। ये तो मतलब सब कोई जानता है ना, कोई बात ही नहीं, C अपॉन न्यू। अब क्या वैल्यू आएगी, C की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये किलो हर्ट्ज में दिया है, यू नो, हर्ट्ज मीन्स पर सेकेंड, तो किलो हर्ट्ज, तो इसको आप ये 11368 × 10⁻3। अब ये पूरा आपको 2 डिजिट तक क्या करना है बोलो, अच्छे से कैलकुलेशन पूछा है। ये फार्मूला में तो कुछ है नहीं, इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं ना। तो ये जब अच्छे से आप कैलकुलेशन करोगे देन यू विल गेट, एकदम ध्यान से कैलकुलेशन करना होगा, और इसमें सार्थक अंकों की संख्या सब पता होना चाहिए। तो आपको 219.3 मिल जाएगा, 219.3 मिल जाएगा आंसर मीटर। बोलो बाजी ठीक है, बाकी इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। आगे बढ़े। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ क्या है भाई, बॉयल्स लॉ दिया विच शो ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का हमें बताना है कि टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन इसका हो रहा है। ओके, विद डिफरेंट टेम्परेचर एट क्या बोलो, डिफरेंट टेम्परेचर। तो आप जानते हो बॉयल्स लॉ कहता है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, यही कहता है भाई बॉयल्स लॉ। बोलो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज बॉयल्स लॉ। तो अब इसमें चारों ग्राफ को आप ऑब्जर्व करो, देखो क्या है। अगर मैं कोई एक फिक्स वॉल्यूम लूं और डिफरेंट टेम्परेचर है 600, 400, 200, तो आप एक फिक्स वॉल्यूम पे अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो क्या प्रेशर इंक्रीज होता है? यहां पे तो यही दे रहा है, इसके तो यही पता चल रहा है कि अगर एक फिक्स वॉल्यूम ले लूं मैं और 600, 400 और 200 ये जो केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है, तो क्या प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा? तो ये बिल्कुल ही क्या है बोलो, गलत है। इसमें अगर मैं देखूं, ये डिफरेंट टेम्परेचर गिवन है, कितना कितना टेम्परेचर गिवन है बोलो, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये गिवन है आपका प्रेशर, और ये गिवन है आपका वॉल्यूम, और ये गिवन है आपका, और यहाँ पे गिवन है 600, ये गिवन है 400, और यहाँ पे गया है 200। अब अगर मैं क्या करूं, ये डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, ये क्या, केल्विन केल्विन केल्विन। अब अगर मैं ऐसा करता हूं कि इसमें एक फिक्स वॉल्यूम ले लूं कोई, तो व्हाट यू थिंक कि एट ए गिवन वॉल्यूम इफ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर 200, 400 टू 600, डोंट यू थिंक प्रेशर विल इंक्रीज? बोलो भाई, प्रेशर क्या होगा? फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम फिक्स कर दिया, तो प्रेशर क्या होगा, फिर बढ़ेगा कि नहीं? बोलो। तो बिल्कुल ही ये क्या है बोलो, सही है। बाकी आप देखोगे ऐसे तो ये सारे ऑप्शन गलत आएंगे। ये कांस्टेंट दिया है और इसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, सॉरी डिक्रीज, और प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, जैसा कि होगा नहीं। तो ऑप्शन इज 2। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आगे भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाबा आगे देखो। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड सोडियम एसीटेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कुछ रूल होता है भाई, सुना है? कोहलर्स लॉ आपने सुना होगा। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अ वीक इलेक्ट्रो, इवन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट और वीक एसिड इज कंप्लीटली 100% आयनाइज्ड, मतलब सारे आयंस में टूट जाता है। और वो ये कहते हैं कि कोहलर्स लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर हमें कंडक्टेंस निकालना है ना किसी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ द
conductance of a given electrolyte is a algebraic sum of conductance of individual ions, जितने भी हैं उनको जोड़ दो तो वो कंडक्टेंस के बराबर मिल जाएगा। तो अब इसमें अगर मैं बोलूं तो गोहलर्स ने बोला था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 100% आयनाइजेशन हो जाता है। वीक एसिड होगा तो भी हो जाएगा आयनाइज, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो भी हो जाएगा आयनाइज इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है ना। अब इन्होंने कंडक्टेंस तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दे दिया हुआ है, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस। अब फिर क्या पूछ रहा है, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पूछ रहा है। अच्छा तो ठीक है भाई, मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पूछ रहे हैं तो निकाल देते हैं। ये क्या किसका पूछ रहे हैं, ये एसिटिक एसिड का। तो अगर मैंने भाई बोला एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस कैसे निकाला जाए मोलर कंडक्टेंस बोलो, तो ये किसके किसके सम के बराबर होगा। एसिटिक एसिड किसमें टूटेगा, एसीटेट में और H+ में पूरा पूरा टूटेगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो मैं कहूंगा कि भाई ये तो जानते हो किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू एसीटेट आयन का कंडक्टेंस और किसका कंडक्टेंस, और ये कंडक्टेंस हो गया आपका किसका, H+ का कंडक्टेंस। अच्छा तब तो ये तो बड़ा आसान है, ये तो है कि नहीं, कितना देर दो को जोड़ देना है, दोनों को NaCl है तो Na+ का Cl का जोड़ दो, ऐसा एल्जेब्रिक सम जैसा हो गया। तो अब इसमें फिर कैसे, तो अब क्या करना है इसमें आपको एक चालाकी कि ये जिसमें जो जो वैल्यू दे रही है ना वो आपको इसमें बनाना है। तो मैं ऐसा कर दूं, मुझे NaCl HCl और सोडियम एसीटेट बनाना है, तो मैं ऐसा करूं इसमें मुझे किसकी जरूरत है, सोडियम एसीटेट के लिए सोडियम की जरूरत है और HCl के लिए क्लोराइड की जरूरत है। तो अब मैं ऐसा कर दूं, इसमें अगर मैं Na जोड़ दूं Na+ और Na घटा भी दूं तो बोलो कोई फर्क पड़ेगा क्या, बोलो बता देना आप भाई। Na+ को सोडियम आयन को मैंने कंडक्टेंस को मैंने किसी भी सिस्टम में किसी भी पोर्शन में मैं जितना जोड़ूं उतना घटा दूं तो क्या फर्क पड़ना, कोई फर्क नहीं। और ऐसा ही इसमें क्या लिख दो, प्लस कंडक्टेंस ऑफ Cl- इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे और माइनस कंडक्टेंस ऑफ Cl इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है। और अब इसमें आप लोग जो जो इस क्वेश्चन में वैल्यू दिख रही है उनको बनाओ, इसमें ढूंढो, चलो ढूंढो भाई, चलो बताओ क्या बनेगा। ये आपको एसीटेट सोडियम एसीटेट दिख रहा है, इस एसीटेट को सोडियम के साथ ले लो तो ये क्या बन गया, प्लस ये CH3CONA CH3CONA ये और ये जोड़ दिया हमने, ठीक है ना। अब इसमें आप क्या करो, Na सोडियम एसिटेट आ गया ना इसमें, और आप क्या बोले Na और Cl ले लो, ये Na और ये Cl, तो ये हो गया प्लस इनफाइनाइट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस NaCl, और अब किसका किसका ये माइनस होगा भाई, माइनस किसका किसका होगा बोलो, H और Cl, ये इनफाइनाइट सोडियम और ये हो गया एसिटिक एसिड हो गया, NaCl हो गया, NaCl हो गया, और अब आ गया क्या बोलो, HCl आ गया। HCl कहाँ है भाई, HCl इधर है, HCl, ठीक है ना। तो मतलब ये हो गया सोडियम एसीटेट और NaCl, और यहां पे HCl लिख लो, माइनस HCl ये देख लो। आप इसमें ऐसे कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, देखो अब वापस इसमें कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इसमें आपको वापस कर सकते हो। देखो मैं वापस बता देता हूं आपको,
ध्यान से सुन लो, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें आपको क्या करना है बोलो, इसमें आपने क्या करना है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये जो एसिटिक एसिड है, मैं आपको ये यहां पे बता दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पेज पे ये देखिए आप लोग, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एसिटिक एसिड का ये हो गया आपका मोलर कंडक्टेंस CH3CO माइनस और प्लस क्या हो गया बोलो, H प्लस। अब इसी में अगर मैं क्या करूं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये मैं Na प्लस ऐड कर दे रहा हूं और Na प्लस ही क्या कर रहा हूं बोलो, सब्सट्रैक्ट कर दे रहा हूं। Na प्लस ही क्या कर रहा हूं बोलो, सब्सट्रैक्ट कर दे रहा हूं, प्लस Cl माइनस ऐड कर दे रहा हूं और Cl माइनस ही क्या कर रहा हूं बोलो, कंडक्टेंस इसका सब्सट्रैक्ट कर दे रहा हूं। ये है, ठीक है ना। तो अब इसमें आपको जो जो दिख रहा है ना, आप एक मिनट, इसमें आप क्या करें बोलो, सोडियम एसीटेट है तो इसको आप एक साथ ले लें, तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं CH3, क्योंकि देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो सोडियम एसीटेट का कंडक्टेंस होगा वो एल्जेब्रिक सम होगा। किसका एल्जेब्रिक सम होगा, कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन आप प्लस कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन। तो उससे अच्छा अगर दोनों हमें मिल रहा है तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, ये हो गया सोडियम एसीटेट का, और प्लस अब किसका हम लेंगे बोलो, इसमें अगर आप देखो तो ये HCl, ये देखो HCl जो प्लस प्लस वाला है, तो ये अब तो मैं कहूंगा HCl, क्योंकि HCl ही दिया हुआ है ना अपने क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे दिया क्या है बोलो, ये HCl का दिया, NaCl का दिया और सोडियम एसीटेट का दिया है, तो ये रूल वही है। अब क्या करना है, जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस होगा HCl का, वो किसका एल्जेब्रिक सम होगा, H प्लस का कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे और Cl माइनस का कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं तो मुझे HCl का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मिल जाएगा। तो अब मैं इसे लिख दूंगा ये HCl, और अब ये माइनस माइनस वाला एक साथ ले लो, Na और NaCl है ना, तो अब ये NaCl का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस क्या होगा, NaCl Na प्लस का कंडक्टेंस और प्लस Cl माइनस का कंडक्टेंस, दोनों को एल्जेब्रिक सम कर दोगे तो इसे मैं लिख सकता हूं क्या बोलो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये हो गया आपका NaCl। अब ये जो वैल्यू है ये गिवन है, यहां पे देखो आपको फार्मूला क्या मिल गया, फार्मूला पता चल गया कि नहीं बोलो, क्या करना आपने, तो अब इसमें वैल्यू गिवन है, क्या क्या गिवन है वैल्यू भाई। अब ये फार्मूला अपने को जो मिला है पहले लिख लें, यहां पे फार्मूला क्या बना है, फार्मूला बना है एसीटेट और HCl का ऐड करना है, NaCl का माइनस करना है, यही फार्मूला मिला है। तो चलो यहीं पे लिख लेते हैं। चलो सोडियम एसीटेट का कितना है, सोडियम एसीटेट का आ गया अपना 91, तो चलो भाई 91 लिख लेते हैं, 91 प्लस HCl का कितना है भाई, HCl का अपना है NaCl HCl का है 426, तो चलो जी 426 लिख लो, 426 पॉइंट भी है क्या कुछ, 426 कुछ पॉइंट है, हाँ 0.16 माइनस क्या है भाई, इसका 126 माइनस 0.45, 126.45 ये। अब ये बेटा बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्या आ जाएगा बोलो, ये ऐड कर लो
426.16 और ये हो गया 91, तो ये हो गया 0.16, 6 7 हो गया, 9 2 11 और 5, और इसमें से माइनस करना है 126.45, ये माइनस करना है। 2 हो गया, 11 में से 6 में 4 जा 2 और 11 में से 5 जा 6, 1 मिनट, 1.126 इसमें देख लेते हैं, कोई वैल्यू इसमें डाउट था, 126.45, 126.45, 126.45 वो तो लिख लेंगे ये। अब 6 में से 5 जा 1 और 11 में से 4 जा ये, ठीक है, और इधर 5, तो इसमें अगर वैल्यू आप देखो तो 0.71 में यही आएगा, देख लो ये वैल्यू आ रही है, देखो ऐसा 390.71, 390 प्लस 71 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इसमें आपका क्या था, कोहलर्स लॉ था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं या वीक एसिड भी होते हैं वो भी 100% आयनाइज हो जाते हैं, और जो मॉलिक्यूल या जो भी एसिड या जो सॉल्ट है उनका जो मोलर कंडक्टेंस होगा, उनके जो आयंस हैं उनका जो इंडिविजुअल मोलर कंडक्टेंस है उनको हम सम कर देंगे, वो जो एल्जेब्रिक सम होगा वो उनके मोलर कंडक्टेंस के बराबर होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये हो जाएगा, बहुत आसान है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, आई थिंक सो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा था फॉलोइंग सोल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अच्छा 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, चलो ठीक है भाई, ये तो सोल्यूशन का है, आप जानते ही हो। 250 ml ऑफ वाटर, इसका कितना दिया है बोलो, P1 दिया है, मतलब ग्लूकोज के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर P1 गिवन है। फिर क्या कह रहा है 10 ग्राम यूरिया, चलो यूरिया भी कितने ग्राम लिया, 10 ग्राम लिया 250 ml में, चलो यूरिया के लिए कितना दिया है बोलो, P2 दिया हुआ है। और फिर कह रहा है सुक्रोज, ये भी 10 ग्राम है 250 ml में, और ये सुक्रोज की बात कर रहा है, सुक्रोज का कितना है बोलो, P3 है, ये P3 क्या ऑस्मोटिक प्रेशर है। बच्चों अगर आपको पता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये सभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा बोलो, ये प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स इसमें कैलकुलेट करूं तो नंबर ऑफ मोल्स में, मतलब यहां पे मैं ऐसा बोलूंगा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो आप मुझे बताओ कि ये जो आप, चलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, दैट इज वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। डोंट यू थिंक वेट तो सेम है, सब में 10-10 ग्राम लिया हुआ है, तो डोंट यू थिंक ये कि यहाँ पे ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, मतलब पाई लिख रहा हूँ मैं, ऑस्मोटिक सीधे लिख रहा हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर ये अगर वेट सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बोलो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ये हो गया कि नहीं बताइए भाई सभी लोग, बोलो। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम तो सेम ही है सभी के, 10-10 ग्राम लिए हैं सबको और 250 में वो कर रहा है। तो फिर इट्स वेरी सिंपल, सबसे भारी कौन है, सुक्रोज है मॉलिक्यूलर वेट वाला, फिर ग्लूकोज है, फिर तो द सिंपल ऑर्डर इज P2 फिर P1 फिर P2 P1 P3, P2 P1 P3, दैट इज थर्ड इज राइट ऑप्शन। तो बहुत ही सिंपल है, ये तो ऐसे जान जाओगे आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये है राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड, किसमें कह रहा है, हेक्सागोनल प्राइमिटिव यूनिट सेल। अच्छा ओके चलो ठीक है, हेक्सागोनल यहां पे मैंने बनाया हुआ, ड्रॉ किया हुआ है, देखिएगा। हेक्सागोनल में कहां पे मॉलिक्यूल होते भाई, हेक्सागोनल में,
हेक्सागोनल पे जो एटम्स रखोगे आप, मॉलिक्यूल बोल गया मैं, सॉरी, जो एटम्स होते हैं वो पहले तो ये एटम्स कहाँ कहाँ पे रहेंगे, ये जो 6 कॉर्नर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे रहेंगे, देखते जाइएगा भाई, ये 6 कॉर्नर पे रहेंगे, ये 6 कॉर्नर पे, यानी यहां से इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा आपको पता चल रहा है कि कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/6 होगा। यहां भी ये ऐसे होते भाई, सब लोग बोलिएगा HCP में। यहां भी कंट्रीब्यूशन एक एटम का कहां होगा बोलो, एक कोने पे 1/6 कंट्रीब्यूशन होगा, और एक तो इस हेक्सागोनल फेस पे और यहां पे जो कंट्रीब्यूशन होगा, ये कंट्रीब्यूशन कितना है बोलो, 1/2। यहां भी ये जो कंट्रीब्यूशन है इट इज 1/2, और फिर क्या होगा बोलो, ये 3 एटम ये बीच में होते हैं, 3 एटम। तो टोटल अगर मैं बोलूं तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए SCP यूनिट में, नंबर ऑफ एटम्स दैट इज Z इक्वल्स टू, देखो भाई कितना हो गया, 2 इंटू 1/6 इंटू 6, 1/6 इधर था इंटू 6 और इधर भी है, तो कितना हो गया भाई, 2 हो गया, और प्लस 2 इंटू 1/2 और प्लस कितना बोलो 3, कितने हो गए टोटल 6। ये ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब काउंट कर लेंगे ना, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, कितने हो गए बोलो 6 हो गए, 3 इधर है, कितना हो गया 6 हो गए, 6 आइटम्स हो गया। चलो ओके, 6 आइटम हो गए। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ये किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू Z कितना है अपना 6 है, तो 6 हो गया। लेकिन व्हाट इज द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ये कितना होता है भाई, तो ये होता है 2 इंटू Z, तो ये कितना हो गया बोलो 12, तो टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया कितने बोलो 12 हो गए, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए 6 हो गए, तो आंसर क्या हो गया बोलो 12 और 6। लेकिन क्योंकि इसमें हेक्सागोनल यूनिट सेल नहीं पूछा है, इसने क्या बात की है, प्राइमिटिव यूनिट सेल की बात की है। तो प्राइमिटिव यूनिट सेल का मतलब ये हो गया कि ये जो पूरा हेक्सागोनल यूनिट सेल आपने बनाया है, इसका 1/3 पोर्शन, मतलब अगर मैं ऐसा बनाऊं इसे, देखिएगा ये, तो ये आप देखिए, ये जो बना है टोटल, ये देखो ये पूरा जो बना हुआ ये ना, ये पूरा, ये जो बना है टोटल, ये पूरा क्या है बोलो, इट इज 1/3 पोर्शन, और यही क्या है बोलो, ये जो 1/3 पोर्शन है इसका, 1/3 पोर्शन, यही इसका क्या है बोलो, हेक्सागोनल प्राइमिटिव यूनिट सेल। इसका मतलब ये है कि इसके लिए आंसर इसका क्या आना चाहिए कि 1/3 आप किसका कैलकुलेट कर लोगे बोलो 12 का, मतलब 1/3 करना होगा आपको, 12 है और क्या कितना था 6 था, तो इसका 1/3 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा भाई बोलो, ये हो जाएगा आपका कितना 4 और 2। तो करेक्ट आंसर इसका 4 और 2 होना चाहिए, तो इसीलिए ये आपका क्या है बोलो, इट शुड बी बोनस। बोलो बेटा, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं आपको, बोल दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखो थर्मो से रिलेटेड आ गया, तो इसमें विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द राइट रिलेशनशिप बिटवीन CP मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मोलर हीट कैपेसिटी आप जानते ही होगे, तो ये इसमें सिंपल इक्वेशन ये है, जानते हो मेयर इक्वेशन। मेयर इक्वेशन क्या होता है भाई, मेयर इक्वेशन
Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, ये कोई भी जानता है, इट्स वेरी सिंपल। फोर्थ इज, तो सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर in a solution at 45 degrees with benzene and octane to the molar ratio भी दिया हुआ है, कितना आसान है भाई। और इनका वेपर प्रेशर अलग से दिया हुआ है, देखो वेपर प्रेशर अलग से दिया हुआ है और मोलर रेशियो दिया है। अगर रेशियो गिवन है, डोंट यू थिंक वी कैन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, अगर मोलर रेशियो दिया है तो, और मोल फ्रैक्शन पता है तो किसका कितना कंट्रीब्यूशन है पता चल जाएगा ना वेपर प्रेशर का। तो इट्स वेरी सिंपल, मोल फ्रैक्शन आपको पता ही चल जाएगा कैसे। देखो भाई क्या करना आपने, तो यहां वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बोलो, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना जानते हो नहीं क्या होगा, पहले क्या करेंगे 3 + 2, क्या करेंगे 3 + 2 कितना हो गया बोलो 5। ये टोटल रेशियो अगर गिवन होता है तो पहले क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, और फिर आप जो भी है देखो मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन हो गया 3/5 और ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन हो गया 2/5 बोलो। और मोल फ्रैक्शन अगर पता चल गया है तो बस अब इसमें दिया हुआ है, तो क्या हो गया टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, यही पूछ रहा ना, करेक्ट हो वैल्यू वेपर प्रेशर इक्वल्स टू 3/5 इंटू बेंजीन का ना, तो ये 280 प्लस 2/5 इंटू कितना गिवन है भाई, देखो कितना दिया 420, अच्छा 420 करना है दोस्त, बस ये कितना आ गया भाई 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30, तो ये कितना हो गया भाई, और 168, और ये भी निकालोगे तो 168 ही आ जाएगा, और 168 कितना हो जाएगा, तो इट्स वेरी सिंपल, ये 336 SG आ जाएगा, बस सिंपल, बोलो ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा हम आते हैं अब ये देखो गैसियस का क्वेश्चन, ये भी गैसियस का ये सोल्यूशन का था, खैर तो मोल फ्रैक्शन का तो क्वेश्चन ऐसे ही जान जाओगे। ये करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर इन ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 4 ग्राम O2 इज गिवन, 2 ग्राम H2 इज गिवन, टोटल वॉल्यूम गिवन है और R की वैल्यू गिवन है, तो इट इज वेरी सिंपल ना, PV इक्वल टू nRT। हियर N मीन्स व्हाट, here n means PV इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बोलो, n दिया है क्या बोलो NO2 और NH2, ओके, और ये RT, तो मोल्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, वॉल्यूम तो 1 लीटर है, कोई दिक्कत ही नहीं, P लिख दो, V = 1 गिवन है, P हो जाएगा। अब P = V की वैल्यू 1 गिवन है, V = 1 लीटर, n कितना भाई, NO2 4 ग्राम डिवाइडेड बाई 32 प्लस 2 ग्राम डिवाइडेड बाई 2, और ये RT, R की वैल्यू गिवन है तो रख देते हैं यहाँ पे R की वैल्यू, अच्छा चलो RT लिख देते हैं पहले, RT ये कितना हो गया भाई 4 8 1/8 + 1 9/8, तो ये हो गया P = 9/8 इंटू 0.0821 21 नहीं दिया, 0.082 दिया हुआ है इसने, और T कितना गिवन है 273, तो इट्स वेरी सिंपल। आप इसमें आपको बस क्या करना है बोलो, कैलकुलेशन करना है और कुछ है नहीं, ठीक है ना, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम्स अप्रॉक्सीमेटली 26.02, ये आ जाएगा 26.02 अप्रॉक्सीमेटली, ओके डन। तो बहुत ही सिंपल है, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड आए हुए हैं। देखिए एनसीईआरटी, मैंने बोला था बार बार आपको कि जो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने आपको फार्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए, तो फिर आप कर लोगे फटाक से, और ये तो पूरा कॉमन सेंस बेस्ड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ये बिल्कुल ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी, बस कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं है, डाल लेना।
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेज नंबर भी बता दूं आपको, 114 या 113, 113 या 114 ऐसा देख लेना, उस पर ग्राफ बना हुआ है। अब इसमें क्या करें, द स्लोप ऑफ आर्हेनियस प्लॉट वर्सेस नेचुरल लॉग के वर्सेस 1/t ये दिया है। आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज पॉइंट -5 × 10⁻³ के। नाउ द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को आपको बताना है। अभी इसमें अब पहले आपको हे बच्चों, अगर आपको याद हो कि आर्हेनियस इक्वेशन एक होता है, K = A e⁻⁻⁸ यस या नो, ये याद होगा सबको। अगर मैं इसका नेचुरल लॉगरिथम लूं तो नेचुरल लॉग K = A, और ये मैं लिख दूंगा क्योंकि नेचुरल लॉग हो तो सेम बेस के ऊपर अगर ln e हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, आप जानती हो। तो ये क्या हो जाएगा, EA/RT। ओके, इसी को अगर मैं इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं कि y = mx + c, सभी जानते हो ये इक्वेशन, 10th में भी हम पढ़ते हैं। ये m क्या होता है बोलो, इट इज अ स्लोप, और ये c क्या होता है बोलो, इट इज अ इंटरसेप्ट, है ना, ये इंटरसेप्ट होता है। ओके, तो अब ये क्या करना, इसको हम उस फॉर्म में लिख दें, अगर ln k नेचुरल लॉग K = EA/R और 1/t, और ये हो गया प्लस ln A। तो फिर ये अब आपको साफ साफ पता चल रहा है कि m की वैल्यू क्या है, स्लोप की वैल्यू क्या है, यही स्लोप है। और अगर आप यहाँ पे ये इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो तो ये 1/t और ये ln k में जो ग्राफ, ये इस आपको आपकी स्ट्रेट लाइन, यही यहाँ पे क्या है, ये स्लोप, ये क्या है बोलो, ये स्लोप है, ये स्लोप है, और ये क्या है बोलो, इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो अब इसमें ये स्लोप की वैल्यू ही है, ठीक है ना, तो ये आपको पता चल रहा होगा। अब यहाँ पे जो स्लोप गिवन है वो -EA/RE है। देखो इससे कंपेयर करो, y = तो ये क्या हुआ y, ये क्या हुआ m, ये क्या हुआ x, ये c, बोलो ठीक है भाई। तो फिर अब कुछ करना ही नहीं आपको, -EA/R = गिवन है वैल्यू, कहां पे गिवन भाई, -EA/R, अच्छा ये -5 × 10⁻³। तो अब ये माइनस माइनस कट कर दो, EA = क्या हो जाएगा, EA = 5 × 10⁻³ इंटू क्या हो जाएगा, या इसे मैं इधर कैलकुलेट कर दूं तो इधर लिख लो, EA = 5 × 10⁻³ इंटू R की वैल्यू है 8.314। तो ये कितना आसान है, देखो आप ये क्या वैल्यू पाओगे बोलो, दिस वैल्यू इज कम टू बी 41 40। देखो तो ये क्या आ जाएगा वैल्यू, बहुत अच्छे से आ जाएगा 30, 8 बजे 40, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 बोलो ठीक है ना भाई, ये ऐसे कर दो, हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं भाई। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट बोलो ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 में कोई डाउट नहीं है, केमिकल काइनेटिक्स का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वंस अगेन वेलकम टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 मोलर एसिटिक एसिड इज 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, अच्छा ये
मोलरिटी दिया है इसका, कंसंट्रेशन दिया हुआ है इसका, कंसंट्रेशन इज गिवन, ओके नो प्रॉब्लम। और ओके नो प्रॉब्लम। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड? अच्छा, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है दुष्ट, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा। इक्विलिब्रियम आयनाइजेशन में आयनिक इक्विलिब्रियम में वही आयनाइजेशन कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट बन जाता है एसिड के लिए, बेस के लिए, के बी जो भी बोलते हो। तो ये बड़ा आसान है, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो कोहलर्स ने बड़ा अपना अच्छा एक ज्ञान दे दिया, रूल दे दिया, प्रिंसिपल, क्या कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कोई भी कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होगा वो 100% क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। और जब वो 100% डिसोसिएट हो जाना आयंस में, तो वो जो डिसोसिएट हुआ है उसका जो कंडक्टेंस है, वो उसका कंडक्टेंस वो जिसमें डिसोसिएट हुआ है उनके कंडक्टेंस के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा, खत्म बात, और कुछ नहीं। तो अब इसमें क्या करना आपने, तो इनफाइनाइट जो एसिटिक एसिड का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टेंस है, इट विल बी इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट और प्लस क्या बोलो, इट विल बी H प्लस, यही होगा। और ये दोनों ही वैल्यू देखो बच्चों क्या दिए, कितना आसान है ना, ये केवल कोहलर्स रूल हम जानते हैं तो लिखेंगे भी नहीं, जोड़ देंगे ना सीधे, लिखने की क्या जरूरत है। तो अब ये कंडक्टेंस इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमें पता चल चुकी है, क्या है, तो ये हो गया आपका 350 और 50, ये कितना हो गया बोलो, 400 हो गया भाई। अब एक और है भाई फार्मूला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमें अल्फा निकालना है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करते हैं कि उसका जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस है और जो कंडक्टेंस उसका मोलर कंडक्टेंस उसका गिवन है, तो मोलर कंडक्टेंस एट अ गिवन एनी कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय वो जितना मैक्सिमम आयनाइज हो सकता है उस पे वो कंडक्टेंस। तो ये अल्फा का फार्मूला ये हो गया कि जो कंडक्टेंस इसका किसी गिवन कंसंट्रेशन पे है, एनी जो भी गिवन मोलर कंडक्टिविटी है, और डिवाइडेड बाय दिस वन, और ये हमने निकाल लिया भाई, कितना ये गिवन है, पहले से कंडक्टेंस 20 और कितना निकाला हमने 400, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.05, ये अपने को अल्फा मिल गया भाई, देखो क्या है, ठीक है ना। अब क्योंकि ये बात हो रही है एसिड की, तो चलो इधर देखते हैं जरा, एसिड की बात हो रही है, तो चलो इधर पेज पे आते हैं। तो इसमें हम बेटा ऐसा करें कि एक एसिड ले लें थी HA, और इसे हम डिसोसिएट करें A- और H+, और इनिशियल ये इनिशियल कंसंट्रेशन इसका मैं मान लेता हूं C0, बोलो ठीक है, हाँ बोलो भाई ठीक है C0, और ये पहले तो 0 अभी कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, और मैं अब ऐसा करता हूं कि कुछ समय के बाद एट टाइम T ये जो हो रहा है रिएक्शन वो हो रहा है, कितना ये रिएक्ट कर रहा है बोलो, कितना आयनाइज हो रहा है बोलो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन का अल्फा मतलब उतना परसेंट में क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे उतना रिएक्शन अगर ये हो रहा है, तो ये C0 अल्फा C0, और अब ये कितना बचेगा, रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, रिमेनिंग ये हो जाएगा आपका C0 माइनस C0 अल्फा, वो इसमें आप अल्फा कॉमन लोगे तो भी क्या होगा बोलो, ये ऐसे कर दो C0 1 माइनस अल्फा, और ये आपका अल्फा C0 बोलो यही होगा ना, जितना ये
कंसंट्रेशन इसका कम होगा उतना ही अगर ये बनेंगे उतना आयनाइज होंगे, सिंपल सी बात है। तो अब मैं अगर बोलूं कि कितना लेफ्ट होगा कंसंट्रेशन, कितना बचेगा कुछ समय के बाद, या मैं ये जो बात लिख रहा हूं ये चीज ये एट मैं बोल रहा हूं एट इक्विलिब्रियम, एट में इक्विलिब्रियम लिख रहा हूं, जाओ एट इक्विलिब्रियम, ये तो एट इक्विलिब्रियम ये कंसंट्रेशन रहेगा, तो एट इक्विलिब्रियम ये कंसंट्रेशन है, तो मैं क्या Kc नहीं लिख सकता? Kc इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी नॉट 1 माइनस अल्फा। तो ये क्या होगा, कट दो, ये क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर सी नॉट डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली यू नो 1, ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर सी नॉट। तो ये आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू Kc क्या हो गई, अल्फा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है बोलो, इट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट। Kc यहाँ पे मैंने लिखा है लेकिन इट इज Ka लिख दो आप, क्या फर्क पड़ना, अल्फा स्क्वायर सी। अब यहाँ पे गिवन है अल्फा की वैल्यू क्या है 0.05, मतलब 5 इंटू 10 के पावर -2 स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन कितना गिवन है 0.007, मतलब ये हो गया आपका 7 इंटू 10 के पावर -3। तो ये वैल्यू क्या आ गई भाई 25 इंटू 7 इंटू 4 10 की टू द पावर -7, और 25 में 7 का गुणा करें भाई, 25 का पहाड़ा पढ़ो टेबल, 25 4 4 200 कितना हो गया, ये तो भूल गया मैं जी, 25 है, तो कुछ नहीं करना आपको, 175 हो जाएगा ना भाई, बोलो 175, तो 175 हो जाएगा ये, और 175 इंटू 10 के पावर -7 को एक बड़ी अच्छी सी वैल्यू आप लिख सकते हो 1.75 इंटू 10 टू द पावर -5, 1.75 इंटू 10 टू द पावर -5, ऐसा वैल्यू देखो, ओहो ये देखो क्या वैल्यू गिवन है 1.75 इंटू 10 टू द पावर -5। तो बहुत ही आसान है, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है और ये आप समझ सकते हो, कोई डाउट तो नहीं भाई, आगे बढ़ा जाए। अब 1-2 क्वेश्चन और है भाई फिजिकल के, बस 2 क्वेश्चन, अब आगे बढ़ा जाए इसमें। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन ऑल 14, ये तो 14 टाइप का जो लैटिस है ये आपको एनसीईआरटी में चार्ट बना के दिया हुआ है ना, तो इसमें कितने में ये पूछ रहा है कि क्या होता है, बोलो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट, तो ये पूरा आपको याद ही होना चाहिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट किसमें होता है बोलो, एक तो आप ऐसे याद रख सकते हो क्यूबिक है, और फिर उसके बाद फिर मैं बोलूंगा इसमें टेट्रागोनल, इसमें भी होता है बॉडी सेंटर्ड, और एक होता है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है ना। तो ये 3 जो हैं क्यूबिक और टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, ये तीनों में बॉडी सेंटर्ड होता है, ठीक है ना। तो इसके क्या हो जाएंगे बोलो, 3 इज राइट ऑप्शन। ये बिल्कुल ही एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर सॉलिड स्टेट का है और दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े। फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होगा, यूनिवर्स इज irreversibly expanding, so the entropy change is what, is a positive. If entropy change is positive होगा ना irreversible process के लिए। आइसोथर्मल कंडीशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है आइडियल गैस की, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज हो सकता है क्या, बोलो। तो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज ही नहीं होता, क्योंकि आप काइनेटिक एनर्जी उसकी देते ही हो किससे, आप काइनेटिक एनर्जी देते ही हो किससे हो बोलो, इट इज काइनेटिक एनर्जी आप देते ही किससे हो, काइनेटिक एनर्जी आप देते ही किससे हो बोलो 3/2 kT। तो 3/2 kT
या आर टी। तो फिर अब इसमें क्या करना है भाई, डेल्टा यू कभी भी जीरो ही होगा, कभी भी जीरो ही होगा। एंट्रोपी चेंज क्या होगा बोलो, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज इसके लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अब कह रहा है क्या, द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा यू, अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो। और एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा बोलो, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज नेवर इक्वल टू जीरो, नेवर इक्वल टू जीरो। तो ये फर्स्ट इज राइट ऑप्शन। बोलो इसी की, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, किसी को डाउट नहीं है ना इसमें। आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर क्या हो रहा है बोलो, टेम्परेचर क्या हो रहा है बोलो, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा बोलो, चेंज नहीं होगा, डेल्टा यू जीरो होगा। और एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट इज, तो ये लास्ट क्वेश्चन देखो, फिजिकल केमिस्ट्री के 16 क्वेश्चन। अब इसमें अगर आप देख लो किससे किससे हैं तो ये आप ऑब्जर्व कर लेना। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें तो फटाफट हो जाएंगे भाई, कुछ भी नहीं है इसमें। कह रहा है कि एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो एस्पिरिन क्या होता है बोलो, ब्लड थिनर होता है, और पैरासीटामोल क्या होता है, एंटीपायरेटिक होता है। और ये जो एस्पिरिन है ये आप सभी जानते हो एनाल्जेसिक भी होता है, ओके। तो ये कह रहा है कि नार्कोटिक से है, तो ये बिल्कुल ही गलत है भाई, नार्कोटिक तो है नहीं, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। कह रहा है मॉर्फिन एंड हीरोइन नॉन नार्कोटिक, ये तो होते ही ड्रग्स हैं, जानते ही हो, ये तो नार्कोटिक्स में आता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है बोलो, फॉल्स है। दोनों स्टेटमेंट क्या है बोलो, फॉल्स हैं, बोथ आर फॉल्स, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बहुत सिंपल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो नोवेलैक आप जानते हो किससे बनता है बोलो, बाय द कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन होता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बनते हैं मिक्सचर, और वो आपस में कंडेंस होके बनाते हैं। तो ये क्या होता है, कंडेंसेशन। ये कैसा है बोलो, कंडेंसेशन फिनॉल। बेकेलाइट हो गया, नोवेलैक होते हैं, नोवेलैक को ही हीट करते हैं तो क्या बनता है, क्रॉस लिंक्ड बेकेलाइट बन जाता है। डेक्रॉन, डेक्रॉन इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। इट इज पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर कैसे कैसे बनता है आपको अगर याद हो तो ये टेरिफ्थैलिक एसिड, टेरिफ्थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल, टेरिफ्थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल। टेफ्लॉन CF2 डबल बॉन्ड CF2, और इसको आप एंड मॉलिक्यूल ले लो, ये आपस में जुड़ के क्या बना देंगे बोलो, आपस में ऐड होकर के ये बना देंगे आपको। तो ये कौन सा पॉलीमर है बोलो, दिस इज द एडिशन पॉलीमर, यही क्या है बोलो, एडिशन है। नायलॉन 66 यू नो, वेल नो, CS2 कार्बोक्सिलिक, ये देखो, और किसका बोलो, CS2 6NH2, ओके। इससे क्या बनता है बोलो, ये कंडेंस होते हैं तो क्या बनता है बोलो, इसके कंडेंसेशन से। तो इसमें नोवोलैक, डेक्रॉन, नायलॉन 6 जो कि पॉलीएमाइड है, ऑल आर फॉर्म बाय, ऑल आर एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। ओनली टेफ्लॉन इज एग्जांपल ऑफ नॉन स्टिक, वो जो बनाते हैं ना इसका, वो बर्तन वगैरह बनाते हैं, तो टेफ्लॉन हो गया एडिशन पॉलीमर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेनिंग दिस, कार्बन, कार्बन दिया है भाई कितना परसेंट, 78% दिया है। हाइड्रोजन इसका बचा हुआ पोर्शन दिया है 22% हो गया। अब इसमें इसका आप मोल निकाल लो, मोल्स निकालो, मोल्स कैसे निकालोगे, 78 डिवाइडेड बाई 12, 22 डिवाइडेड बाई 1, तो ये कितना हो गया भाई बोलो, ये हो गया आपका 12×78, नहीं सॉरी 12×78 करो 6.5 के करीब आएगा ये, और ये 22 13 6 78 होता है, मैं 12 6 से बोल रहा हूँ। तो ये अब इसमें इसको हमें सिंपलेस्ट रेशियो में करना है, तो 6.5 से ही डिवाइड कर दो तो 1 हो गया, और ये अप्रॉक्सीमेटली 3 के करीब आएगा, ठीक है ना। तो द इंपेरिकल फार्मूला शुड बी CS3,
इंपेरिकल फार्मूला, हालांकि अटपटा सा है बट जो अभी गिवन है डाटा उसके अकॉर्डिंग तो CS3 आना चाहिए। तो ये क्या होगा बोलो, फर्स्ट इज राइट ऑप्शन, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। डाईहेड्रल एंगल फॉर लिस्ट स्टेबल कन्फर्मर मीन्स कौन सा होता है, इक्लिप्स्ड कन्फर्मर, विच इज इक्लिप्स्ड। तो इक्लिप्स्ड में तो कुछ करना ही नहीं आपने, ये ऐसा बनाना है एच एच एच, और ये बोलो कितना डिग्री होता है भाई इक्लिप्स्ड में, इक्लिप्स्ड में होता है कितना, थीटा इज 0 डिग्री, हाईली स्टेबल है ना, तो 0 डिग्री। डाईहेड्रल एंगल और टॉर्शनल एंगल आप सभी जानते हो, थीटा स्टैगर्ड में आपको पता है कि स्टैगर्ड में 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट करें कि आरबीसी फॉर्मेशन, तो देखो आरबीसी फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है, कौन सपोर्ट करता है बोलो, सपोर्ट करता है B12 दैट इज साइनो कोबालेमाइन, ये आपको पता ही है, और कोबाल्ट होता है इसमें भाई, साइनो कोबालेमाइन में पता ही है। तो ये विटामिन B12 इज राइट ऑप्शन, विटामिन B12। इसकी डेफिशिएंसी होगी तो फिर क्या होगा बोलो, एनेमिक हो जाता है पर्सन। अब नेक्स्ट इज ये बहुत सिंपल सा, एसीटोन को रिएक्शन करा रहा है, चलो जी एसीटोन है जी, चलो एसीटोन को किससे रिएक्शन इन्होंने कराया है, ग्रिग्नार्ड एजेंट से, तो चलो ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कराइए। अटैक पाई कहाँ पे, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे -H+ जोड़ दो, ये क्या बन जाएगा CH3OH CH3, और ये हो गया आपका CH2 CH3। द लॉन्गेस्ट चेन इज हाउ मच, 1 2 3 4, ओ 2 मिथ, ये क्या लॉन्गेस्ट चेन कितने का हो गया, 4 का, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 1 2 3 4, वाह, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, दैट इज। तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बोलो ठीक है। तो अब इसमें अगला कह रहा है कि दिस केमिकल रिएक्शन आपको सबको पता है, इट इज पेरोक्साइड खरास पेरोक्साइड, इट इज खरास पेरोक्साइड इफेक्ट, खरास पेरोक्साइड इफेक्ट। ये कौन सा मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है बोलो, इट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या होता है भाई, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। इट इज बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू डिटेल मैकेनिज्म, जस्ट प्रोडक्ट मैं बता दे रहा हूं, आप समझा। इसमें जो ऐड करते हो आप पहले, क्या होता है बोलो, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एडिशन ऑफ Br रेडिकल, और इसमें कैसा प्रोडक्ट बनता है बोलो, इट इज बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। किस पे बेस्ड है भाई, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल पे बेस्ड है, ओके। और इसमें कैसा प्रोडक्ट बनता है बोलो, एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट बनता है, एंटी मार्कोनी कॉफ प्रोडक्ट बनता है। तो एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट बना दो, बाकी आप रिएक्शन तो मैकेनिज्म नहीं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे। तो ब्रोमीन को आप कहाँ पे अटैच कर देंगे बोलो भाई, एंटी मार्कोनी का बना दो। अच्छा, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बोलो, CH3 CH2 Br, दैट इज थर्ड इज राइट ऑप्शन। हाँ, जिसको जानना है ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, उसको भी बता ही देता हूं, अगर किसी को अगर दिक्कत है इसमें। सबसे पहले क्या होता है इसमें, जो बेंजोइल पेरोक्साइड यहाँ पे गिवन है, बेंजोइल पेरोक्साइड, वो बेंजोइल पेरोक्साइड टूट के क्या देता है बोलो, इट इज इनिशिएटर, फ्री रेडिकल इनिशिएटर, it is free radical initiator, okay, it is what, it is free radical initiator. Now what happens, जो HBr है उस HBr से ये क्या एक्सेप्ट कर लेता है H, और इससे ये बन जाता है क्या 5COH और ब्रोमीन रेडिकल। यानी अगर पेरोक्साइड ना होता तो HBr को आप किस में तोड़ते, पेरोक्साइड नहीं होता तो HBr को H+Br- में तोड़ते, और फिर मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग H+ जोड़ देते, Br- कार्बोकेटाइन बनाते, बस ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइड ने HBr को HBr नहीं रहने दिया, उसने इसको ब्रोमीन बिंदी बना दिया। अब क्या होगा, ये जो गिवन है यहाँ पे आपका कंपाउंड, दैट इज ये जो गिवन है CH3 और ये क्या है दुष्ट
हाँ, ये CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें आपने देखो, अब यहां पे एंट्री मारेगा कौन बोलो, ब्रोमीन रेडिकल। अब ये जो ब्रोमीन रेडिकल है, अब ये कहां कहां जुड़ सकता है बोलो, ये ब्रोमीन रेडिकल जुड़ सकता है कहां पे, 1 2 3 4, 1 पे भी 2 पे। अगर ये 1 पे जुड़ता है तो देखो फ्री रेडिकल स्टेबल बनेगा, CH3 CH3 CH बिंदी और ये बन गया CH2 Br बिंदी। और प्लस अगर मैं इस ब्रोमीन को 2 पे जोड़ता तो क्या बनता, CH3 CH3 CH ब्रोमीन CH2 बिंदी। अब बोलो इन दोनों में से कौन सा फ्री रेडिकल स्टेबल है बेटा, बोलो दिस फ्री रेडिकल इज स्टेबल, यस या नो, दिस फ्री रेडिकल इज स्टेबल। बस अब ये HBr से H बिंदी एक्सेप्ट करके और फिर आपको प्रोडक्ट दे देगा। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, नाउ द प्रोडक्ट विल बी CH3 CH CH3 CH2 CH2 ब्रोमीन। तो फ्री रेडिकल एडिशन में आप जानते हो इनिशिएशन, फिर प्रोपेगेशन, फिर टर्मिनेशन, वो सब नहीं, आप सिंपल इतना जानो कि सीधा प्रोडक्ट लिखना है तो एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट बना देते हैं और इट इज बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ओके डन। द कंपाउंड विच कैन शो मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म मीन्स there is a same functional group but difference in nature of alkyl group surrounding functional group। functional group same होता है लेकिन उसके सराउंडिंग में एल्काइल ग्रुप के नेचर में डिफरेंस होता है। तो फिर अब आप क्या करना है, C3H6 हो, इसमें तो कुछ बना ही नहीं सकते, इसमें सिर्फ आप क्या कर सकते हो बोलो, कीटोन बनाओगे और एल्डिहाइड बनाओगे, और या तो चाहो तो कुछ चेन वाला बना दे, मतलब रिंग चेन बना देना, एल्डिहाइड कीटोन। तो इसमें कोई मेटामेरिज्म नहीं होगा। एल्केन शो करते नहीं है, ये शो करेगा नहीं। C3H8 हो, ये एल्कोहल ईथर बनाएगा, कुछ नहीं। लेकिन C4H10O, इसमें देखो ये अब भी मैंने यहां पे बनाया है ईथर, 3 कार्बन 1 कार्बन, और इसी को मैं अगर ऐसा बना दूं, ओ ये देखो, डोंट यू थिंक दे आर मेटामर्स, सेम फंक्शनल ग्रुप, देयर इज अ डिफरेंस इन प्रोपाइल मिथाइल इथाइल इथाइल। तो मेटामेरिज्म शो करेंगे कौन, C4H10O विल शो मेटामेरिज्म। नेक्स्ट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर 2,6 डायमिथाइल डेक 4 इन। तो 4 की बात कर रहा है, तो ये सीधे आप नंबरिंग कर लो, देख लो 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देख लो 2 6 डायमिथाइल और डेक 4 इन, बस कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत आसान है, आगे बढ़ते जाओ। करेक्ट इंथैल्पी, इंथैल्पी ये किस पे डिपेंड करेगा बोलो, जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ये पूछ रहा है ना, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड जितना बड़ा होगा उतना कम होगा, यानी क्या होगा, CX बॉन्ड लेंथ, CX बॉन्ड लेंथ क्या है भाई, ये देखो फ्लोरीन सबसे, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर सबसे कम। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ देखना नहीं है आपने, ये तुरंत हो जाता है क्वेश्चन। 2 ब्रोमोपेंटेन, ये देखो भाई 2 ब्रोमोपेंटेन, अगर इसे मैं रिएक्शन कराऊं, एलिमिनेशन कराऊं, देन व्हाट विल हैपन, जहां पे हाइड्रोजन कम होगा वहां से रिमूव होगा। 2 ब्रोमोपेंटेन बोल रहा है ना, मैं 3 ब्रोमो लिखा है, 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो CH3, ये क्या बनेगा भाई बोलो, कहां से रिमूव करोगे, और ये कौन सा रूल है, ये कौन सा रूल है, इट इज सेडजेफ रूल। किस रूल के अकॉर्डिंग, सेडजेफ रूल। According to Sedgwick rule, remove the hydrogen from that beta carbon having lesser number of hydrogen during the beta elimination। ठीक है ना, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, Sedgwick rule सबको याद होगा। ओके, नाउ द हिंसबर्ग रीजन क्या होता है बोलो, S डबल बॉन्ड O फाई और इधर Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। प्राइमरी एमाइन को अगर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हो, S डबल बॉन्ड O Cl, ये हो गया अटैक और Cl परे, तो वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, वी गॉट वाइट प्रेसिपिटेट, ओके, NH S डबल बॉन्ड O और फाई। और इसे अगर हम एक्वस KOH में डिसॉल्व, एक्वस बिकॉज ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इन
this N-alkyl sulfonamide, it will form the salt. ये salt बनाएगा और ये क्या होगा salt बोलो, water में soluble होगा बस, तो ये water soluble बना देगा. बट अगर हम यहाँ सेकेंडरी अमाइन यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, फिर वो प्रेसिपिटेट तो देगा लेकिन एक्वस KOH में सॉल्व नहीं होगा, सॉल्युबल नहीं होगा. टर्शियरी अमाइन कोई प्रेसिपिटेट ही नहीं देगा. तो इसमें प्राइमरी अमाइन हो जाएगा. हिंसबर्ग सबको याद रहता है. इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एमाइंस, है ना. नेक्स्ट इज, ये इन्वायरमेंटल का क्वेश्चन है, ठीक है. तो इसमें फर्स्ट ये है SO2, सल्फर की ऑक्साइड मिलके सल्फर ट्राईऑक्साइड और ये देते हैं. ये आपको पता ही होना चाहिए कि इसे बोलते हैं ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन. ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन NCERT पॉल्यूशन वाले चैप्टर के दूसरे नंबर पेज पे दिया है, ऑन अ सेकेंड पेज, यू नो, सेकेंड नहीं सॉरी फोर्थ पेज. और उसमें आप रीड करोगे ट्रोपोस्फेरिक दिया है कि सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड या जो इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उनकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है. तो A का फोर्थ और A का फोर्थ, इसमें सब में मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है A का फोर्थ, बाकी आप जानते ही हो, ठीक है. बाकी आप जान जाओगे फिर, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट, इसमें डी कार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम, डी कार्बोक्सिलेशन बाय, क्या लिखते थे आप बोलो, हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा और आपको याद होगा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन. इसमें डीकार्बोक्सिलेशन जब होता है तो क्या करते हो आप बोलो, RC डबल बॉन्ड OH, बेस आता है पहले, क्या ले जाता है H+, क्या बनाते हैं बोलो RCOO माइनस, और फिर ये क्या होता है बोलो, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन. ये स्टेप क्या होता है RDS, और फिर ये H+ जुड़ता है और ये बन जाता है क्या बोलो RH, हाइड्रोकार्बन. तभी तो मैंने बताया था बीटा कीटो एसिड एंड जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आर वेरी मच रिएक्टिव फॉर डीकार्बोक्सिलेशन बिकॉज रिजल्टिंग कार्बन आयंस आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं. ओके, तो ये मैंने बता दिया था. तो ये CaO सोडा लाइम. अब बेटा नेक्स्ट आ जाते हैं, ये इटार्ड रिएक्शन. देखो भाई, इटार्ड रिएक्शन सबने सुना होगा, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड आया याद, इटार्ड रिएक्शन. तो इटार्ड रिएक्शन में क्या होता था अगर आपको याद हो, तो इसमें हम जो टॉलुइन है, टॉलुइन को हम किससे ट्रीट करते थे, इधर आ जाओ, टॉलुइन को हम किससे ट्रीट करते थे बोलो, क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड से. ये रहा क्रोमाइल क्लोराइड, Cr डबल बॉन्ड O Cl और Cl, ये H- पाई इधर ट्रांसफर और ये पाई इधर, ऐसा बनता था. बोलो किसके किसके बीच बॉन्ड बन गया. और ये इंटरमीडिएट कभी भी मैंने क्लास में लिखवाया होगा, पक्की बात है, सारा मैकेनिज्म OH Cl Cl. और सेम एक बार और रिपीट करो, CrO2 Cl2. ओके, तो ये बन जाएगा आपका CHO Cr Cl Cl OH, और ये OCr Cl Cl OH. ऐसा इंटरमीडिएट कौन सा गिवन है भाई, ऐसा इंटरमीडिएट कौन सा गिवन है भाई, तो ऐसा दिया है भाई थर्ड नंबर. और उसी के नीचे और एक रिएक्शन दिया होगा, जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो फिर बनता था बेंजल डाई एसीटेट, अगर आपको याद हो. तो थर्ड इज राइट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट इज NaBH4. NaBH4 can only reduce aldehyde, ketone and acid chloride RCOCl. all other, माइक भी देख लिया जाए भाई, चल रहा है ना, हाँ ठीक है भाई. all other alkyl, all other groups are, others are unaffected. तो ये याद ही होगा आप लोगों को, ये तो बहुत आसान है. तो इसमें देख लो क्या करना है बोलो, बस कुछ नहीं करना है, H- को यहाँ पे अटैक कराना, पाई इधर ट्रांसफर कर देना. तो ये कौन सा ऑप्शन बन जाएगा भाई, ये सेकेंड इज राइट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट इज
मैच करना, क्या है ये मैच करना? सब रिएक्शन एनसीईआरटी के हैं। ये कौन सा रिएक्शन है? गटरमैन कोच, पता ही है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है, फॉर्मोलियम आयन इसका इंटरमीडिएट होता है। हैलोफॉर्म रिएक्शन, ये तो एस्टर फॉर्मेशन, ये HVZ रिएक्शन, तो क्या बोलूं इसमें? तो ए का क्या होगा बोलो? सेकेंड हो जाएगा, सबको याद होगा, सबने किया भी होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि नहीं किया होगा। ये तो थर्ड, ये एस्ट्रिफिकेशन क्या बोलो? ये फोर्थ है चेन्नई का, और डी जो है दैट इज फर्स्ट। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? देखो, ए का फर्स्ट, A2B3 C4 और डी फर्स्ट, सेकेंड इज राइट ऑप्शन इसमें। ठीक है ना? तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इज, इसमें मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं कि NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में NH2 ग्रुप डाईएजो में कन्वर्ट हो जाता है, द किंग ऑफ लिविंग ग्रुप, डाईएजो द किंग ऑफ लिविंग ग्रुप। तो ये डाईएजो बन गया, और इस डाईएजो को रिप्लेस करने के लिए अपने पास दो रिजेंट हैं, और ये दोनों रिजेंट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और ये मैंने आपको लिखवाया भी हुआ है। और ये H माइनस यहाँ पे अटैक और डाईएजो परे, देखो बन गया। और ये फिर इधर से पी कर देना, तो इसका बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CHO। और यही आप चाहें तो यही रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करा सकते थे? इन द प्रेजेंस ऑफ P डबल बॉन्ड O, OH, H और ये H माइनस यहाँ अटैक करा देते, अब फिर बस यही बन जाता। आप प्लस क्या बनता बोलो? H3PO3। तो ये अभी तो फिलहाल H3PO3 नहीं दिया, और वी कैन यूज H3PO2 यूज कर सकते थे। फोर्थ इज राइट ऑप्शन, फोर्थ। नेक्स्ट इज नाउ इनऑर्गेनिक वाले में देखो भाई एंट्री कर गया। इनऑर्गेनिक में तो आए हैं काफी क्वेश्चन, मतलब ऐसे तो एक दो क्वेश्चन का डिफरेंस है, 16-17 क्वेश्चन इसमें है शायद। तो कह रहे जर्कोनियम एंड हॉफनियम, अच्छा एटॉमिक नंबर में काफी डिफरेंस है, सिमिलर एटॉमिक। तो इसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हैविंग सिमिलर केमिकल बिलोंग टू सेम ग्रुप, डायगोनल कुछ नहीं भाई। इसमें जो 6f में इलेक्ट्रॉन, जानते हो आप 6f वाले जो ऑर्बिटल है उनकी स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होती है? बहुत पुअर होती है। तो अब उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट जब पुअर होगी ना, तो फिर क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर साइज क्या होगा बोलो? छोटा हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसका साइज बड़ा होना, मतलब साइज जिसको बड़ा होना चाहिए वो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से छोटा हो जाता है, जिसके वो उसके बराबर रह जाता है। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, बिल्कुल याद करने वाला है, एनसीईआरटी रीड करना अपने आप दिया है 20, और इस टेम्परेचर पे होता क्या है भाई? Fe2O3 और ये CO ये मिल के क्या बनाते हैं बोलो? इसका रिडक्शन हो जाता है, बस कुछ नहीं, और ये 3CO2 लिख देना, बस खत्म, और कुछ नहीं होता, ये बन जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट इज PCl5SF6, ये PCl5 और इनके स्ट्रक्चर बताने हमें क्या क्या होता है, तो बिल्कुल ही आसान है। PCl5 इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो ये हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। ठीक है? अब SF6 क्या होगा भाई? ऑक्टाहेड्रल, साफ साफ दिख रहा है, कॉपी के बीच में सल्फर, कॉपी के कोनों कोनों पे 4 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, बीच में सल्फर रहता, बस खत्म बात। तो ये बना दोगे ना, कितना आसान है, ये है ना? हाँ, बट इट इज एक्सेप्शनली स्टेबल, इट विल नॉट शो हाइड्रोलाइसिस, वो खैर कोई मतलब नहीं इसका भी। तो ऑक्टाहेड्रल हो गया, यानी ये थर्ड हो गया, चलो थर्ड हो गया। BrF5 इट इज स्क्वायर पिरामिडल फर्स्ट हो गया। BF3 ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये सेकेंड हो गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? A4B3 और D2, A4B3C1, थर्ड इज राइट ऑप्शन। आसान है, कोई डाउट नहीं इसमें होना चाहिए। BF3 इज प्लेनर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसमें कुछ भी किसी को भी डाउट होना ही नहीं चाहिए। कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं बोलो? 3 बोले तो 6, और ट्राइगोनल पे sp2 हाइब्रिडेशन होता है, तो sp2 and 6, कोई डाउट नहीं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसमें
मेटल, ये तो थर्मल डिकम्पोजिशन है, ये एसिड बेस रिएक्शन हो गया आपका, मतलब ये एसिड बेस रिएक्शन तो नहीं बोलूंगा उतना, मैं बोलूंगा कि ये सिंपली क्या हो गया बोलो, रिडॉक्स रिएक्शन टाइप हो जाएगा। और ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है। और ये Cr2O3 ये वाला जो रिएक्शन है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सबको ये पता होता है, इट इज थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, एल्युमिनियम पाउडर को अगर हम क्या करते हैं M2O3, हियर M में बी Fe, क्रोमियम एंड मैग्नीज, तो क्या होता है ये मिल जाएगा आपका मेटल, और प्लस क्या मिल जाएगा बोलो Al2O3, और ये मेटल जो मिलेगा इट विल बी इन मॉल्टेन स्टेट, मॉल्टेन स्टेट में मिलेगा। इसे हम यूज करते हैं थर्माइट वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक। और ये तो यहाँ पे ये इसमें रिप्लेस हो रहा है, देखो ये है ना, तो इट इज थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहे हैं एसिडिक की स्ट्रेंथ बिल्कुल सही है, ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड दिस डिक्रीजेस थ्रू द एसिडिक, इसके रेफरेंस में ये सही तो है। हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होने से एसिडिटी इंक्रीज होती है, या बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होने से एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, ऐसा जनरलाइज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलूं तो CH4 C2H4 और C2H2 बॉन्ड किसमें स्ट्रांग है, स्ट्रांग बॉन्ड इसमें है, मोर एसिडिक भी यही है। लेकिन एक्चुअली रूल होते हैं, इन अ गिवन ग्रुप एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, in a given period acidity is directly proportional to electronegativiity, or if atom is same and hybridization is different then acidity is directly proportional to electronegativiity, है ना। तो यहां पे अभी जो दिया है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रू हैं, ठीक है, दोनों ट्रू हैं। तो दोनों ट्रू हैं ऐसा है, किसमें, थर्ड इज राइट ऑप्शन। ओके, नाउ इथाइलिन डायमंड ये कोई भी जानता है, कोई दिक्कत नहीं है, NCH2CO माइनस CH2CO माइनस इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, CH2CO माइनस CH2CO माइनस, तो देर इज ए 2 नाइट्रोजन डोनर एंड 6 दिस, तो ये 4 वो ऑक्सीजन डोनर, तो इट इज हेक्साडेंटेट, सबको याद है, इट इज हेक्साडेंटेट। ओके, डन। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर कौन सा होता है, मरकरी। और Hg को हम जो एनसीईआरटी में लाइन गिवन है, इससे हम प्योरीफाई करते हैं, किससे बोलो, डिस्टिलेशन से, मेटलर्जी वाले चैप्टर में गिवन है। ओके, नेक्स्ट इज नोबल गैसेज आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टिस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी, आइडेंटिफाई। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, इनकरेक्ट। नोबल गैसेज हैव वीक डिस्पर्शन फोर्स, यस, बहुत वीक होते हैं, हमेशा गैस रहते हैं, उड़ते रहते हैं। नोबल गैसेज हैव अ लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यस। Noble gases are sparingly soluble in water. They are sparingly soluble in water. Their solubility in water is due to dipole-induced dipole interaction. And as we move down the group, due to increase in size, their electronic cloud will be easily polarizable, so the solubility in water increases. लेकिन sparingly soluble होते हैं, ट्रू है। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। नोबल गैसेज हैव ए वेरी हाई मेल्टिंग, हाउ मेल्टिंग पॉइंट, जब इंटरैक्शन वाली एटम के बीच में वीक है तो हाउ मेल्टिंग पॉइंट कैन बी हाई, ओके ना। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये आंसर हो गया, ठीक है। Among the following alkaline earth metal halide which is covalent and soluble, Fajans rule, smaller cation, larger anion, more covalent, रिमेंबर, ओके। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका बेरिलियम क्लोराइड, बस खत्म बात। अब नेक्स्ट कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट। तो भाई सॉलिड स्टेट में तो ये जो बेरिलियम होता है, सॉलिड स्टेट में जो बेरिलियम होता है वो तो ऐसे एग्जिस्ट करता है भाई, ऐसे, मतलब ये क्लोरीन तो नहीं बनाया मैंने, ये बिल्कुल ही क्या है बोलो, एक चेन पॉलीमर ऐसा बनाता है। अभी
ये Cl, फिर ये बेरिलियम। बोलो ठीक है ना? फिर ऐसा, लेकिन इन वेपर फेज इट एग्जिस्ट एज ए डाइमर। तो वेपर फेज में किसी तरह एग्जिस्ट करता है, बोलो डाइमर। डाइमर डाइमर आप इसका बना ही सकते हो, कुछ करना नहीं इसमें। डाइमर में ये रहा Cl, ये रहा, और फिर उसके बाद ये Cl और ये Cl, बस हो गया, डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब क्या करें, चेन सॉलिड स्टेट में चेन की तरह एग्जिस्ट करेगा और वेपर फेज में डाइमर की तरह। थर्ड इज राइट ऑप्शन। ओके, ठीक है, डन है बेटा। अब नेक्स्ट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, लैंथेनाइड्स आर गुड कंडक्टर। यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं होंगे, ये मेटल है, मेटल की तो मतलब उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो कंडक्शन भी करेंगे, और क्योंकि मोबाइल इलेक्ट्रॉन, वो तो जानते हो कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक भी कंडक्ट करेंगे। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। एक्टिनाइड्स are highly reactive metals and especially when finely powdered. Whenever we make powdered form of metal, there is an increase in surface area. Surface area increase होगा, they will come in contact with surface area। जितना ज़्यादा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल के साथ कांटेक्ट में आएंगे, या फिर रिएक्टिविटी उनकी फिर क्या होगी, बोलो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कोलिजन जितना ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, जान लो ना। फिर इसमें क्या होगा, आपको सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर द एलिमेंट देन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यस, क्योंकि उसमें एफ वाले में इलेक्ट्रॉन इंट्री मारते हैं और जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है। बिल्कुल ट्रू है। फिर कह रहा है फॉर मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आर कलरलेस। ओ नो 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 नो, दे आर कलर्ड। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दे शो कलर, दे शो कलर in solid state due color due to F ट्रांजिशन। कौन सा ट्रांजिशन भाई, FF ट्रांजिशन की वजह से शो करते हैं। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज दिस, इज इट, क्या कह रहा है कि इट इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू, इज नॉट स्ट्रिक्टली टॉकिंग, नॉट। तो इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इन अ गिवन ग्रुप एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इन अ गिवन ग्रुप रिड्यूसिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये सारा पता है तो ये बिल्कुल ट्रू है। सेकेंड इज देना, ये Pb+4 में भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होगा, एज वी मूव डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज, oxidation of lower oxidation state increases. That is why as we move down the group, higher oxidation state वाला oxidizing agent होगा, क्योंकि inert pair effect होगा। ठीक है ना, तो Pb, ये जो CSI कार्बन सिलिकॉन, ये सब का कौन सा दिया, बोलो +4, ये +4, ये +4 दिया हुआ है। तो as we move down the group, stability of higher oxidation state decreases, so लास्ट वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लास्ट वाला अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद रिड्यूस होना चाहेगा। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ दिस इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, बिल्कुल बॉन्ड लेंथ, ये और ये सेम है, ट्रू स्टेटमेंट। ये कह रहा है इंक्रीजिंग पीके। ओहो, अगर यहाँ के लिखा होता तो सही होता, पीके लिख दिया है, पीके नहीं पीके लिख दिया है, तो फिर ये क्या होगा, ये तुम जानते हो एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके वैल्यू। ओके, तो फिर ये बिल्कुल ही गलत है। बड़ा सस्ता सस्ता क्वेश्चन है भाई। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इन सभी में अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा, बट SbCl5 का स्ट्रक्चर जरा देखिए आप ध्यान से। SbCl5 ये रहा आपका एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, ये रहा आपका। अब जरा देखना जी, इसका जो आप डाइपोल मोमेंट निकालोगे इधर वाला,
और इसका जो डाइपोल मोमेंट क्योंकि 120 पे है ये वाला, तो देखो ये हो गया इससे कैंसिल और ये वाला डाइपोल मोमेंट हो गया आपका इससे कैंसिल, तो म्यू बोलो 0 आ गया कि नहीं बोलो, क्योंकि ये कितने डिग्री पे है ये बोलो 120 पे है ना, तो फिर ये हो गया आपका नॉन पोलर कौन सा होगा, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो गया, क्यों, इनमें सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज FeCN6 -3 दिया है, चलो ठीक है। Fe का ग्राउंड स्टेट कॉन्फिग, Fe किस स्टेट में +3 में, पहले तो Fe का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन Fe 3d6 4s2, now here Fe +3 is there 3d5 4s0, now strong ligand is there, strong ligand होगा तो ऑब्वियसली अब क्या करना पड़ेगा आपको बोलो, पेयरिंग करें कि नहीं करें, 1 2 3 4 5 पेयरिंग कर दिया जाए, 2 इलेक्ट्रॉन और 1, यानी इसमें आपको पता है D2sp3 हो जाएगा और म्यू पता ही आपको √n+1 यही होता है ना, तो ये कितना हो गया बोलो 1 Nn+1 बोर मैग्नेटॉन, बोलो ठीक है, तो ये क्या होगा 1 +2 नहीं Nn+2 होता है ना, Nn+2 बोर मैग्नेटॉन, तो ये क्या हो गया 1 2 3 √3 हो गया, √3 मीन्स हो गया 1.73, √Nn+2 बोर मैग्नेटॉन फार्मूला होता है भाई, 1 नहीं होता है। तो अब ये हो गया देखो, तो इस फर्स्ट का कितना आ गया आपका, ये 4 हो गया भाई 4। अब इसमें आ जाओ FeS2O6 +3, तो इसमें क्योंकि लिगेंड कैसा है भाई, वीक लिगेंड है, तो ये क्या होगा 5, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बोलो 5 हैं, तो इसके लिए क्या वैल्यू निकालोगे √5 5 + 2, तो ये हो गया √35, और ये √35 मतलब लगभग 36 5.92 के करीब आएगा, मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट। FeCN6 -4, FeCN6 -4 मतलब हो गया Fe किस स्टेट में है बोलो +2 में है, ये 3d6 हो गया, ये 4s0 हो गया, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे पेयर्ड हो जाएंगे, यानी यहाँ पे n क्या होगा 0 होगा, तो म्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी C का क्या हो गया आपका सेकेंड हो गया जी। अब एक ही बच गया FeS2O6 +2 का, फिर क्या हो गया बोलो ये थर्ड हो गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जल्दी बताइए, A4B1C3 4123 सेकेंड इज राइट ऑप्शन, तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। आगे बढ़े, इसमें विच इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नीज का 25 होता है, 25 में से 2 कितना निकल गया 23 हो गया, आयरन का 26 माइनस ये देखो सेम है आइसो इलेक्ट्रॉन, आयरन का 26 -2 कितना होता है भाई 24, मैग्नीज का 25 - 2 कितना होता है बोलो 23, ओ ये देखो गड़बड़ घोटाला, ये सेकेंड इज आंसर। अब बेटा नेक्स्ट, तो ये मैंने आपको पेपर में देखो लगभग सेम आए थे, इसमें वैसे 16 17 लगभग 1/3 पोर्शन सब आया था, और क्वेश्चन बिल्कुल NCERT बेस्ड थे, ठीक है ना, तो होप कि आपको समझ आया होगा कुछ। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ओके थैंक यू, बाय बाय।